हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मेंगजू को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी वेडिंग के लिए बिल्कुल रेडी थी। उसकी बेस्टी यून खुद उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली एक बहुत बड़े स्टार से शादी करने वाली है, जो कि हैंडसम भी था। सारी गर्ल्स उस पर मरती थी, बट उसने अपना पार्टनर जस्ट मेंगजू को ही चूज़ किया था। दूसरी तरफ जिबू का लास्ट शूट कंप्लीट हो जाता है और वह बस अब मैरिज हाल ही जाने वाला था। ये दोनों उसी आने का वेट करने में बिजी कि इतनी देर हो गई है, वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। इसके स्टेप सिस्टर लिन से तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती कि आखिर जीबू इसे कैसे पसंद करता है, इसमें है ही क्या ऐसा। और भी उसकी फैंस तो यहाँ पे मेंगजू को काफ़ी पॉइंट आउट कर रही होती हैं। तभी यहाँ पे कुछ गार्ड्स की एंट्री होती है, जो कि अपने बॉस के कहने पे मेंगजू को किडनैप करके ही फिर वेडिंग से ले जाते हैं। जीबू अब मेंगजू को ना देख के परेशान। लिन तो उसे भड़काने लगती है कि वो अपनी मर्जी से किडनैप हो गई है, पर उसकी बेस्टी थी ना उसकी साइड लेने वाली। सो ये अब जल्दी से मेंगजू को ढूंढने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हमें अब मेंगजू को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों पे फिलहाल तो इन लोगों ने पट्टी बांधी हुई थी। ये अपने गार्ड्स पे गुस्सा करने लगता है कि मैंने कहा था कि बस मेरी वाइफ को प्यार से पकड़ के लेके आना, और देखो तुम लोगों ने उसकी क्या हालत की हुई है। खुद ही फिर उसकी आंखों की पट्टी उतारता है। अब वो इसे अपनी वाइफ लिंगर कह के ही खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। वो हैरान कि मेरी तो अभी फर्स्ट मैरिज होने वाली थी, जहाँ से भी इसने उठवा लिया। अब ये मुझे अपनी पत्नी क्यों कह के बुला रहा है। मम्मी पापा को जब से पता चला था कि उनके बेटे ने एक लड़की को किडनैप करवाया है, वो तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस लड़के का आखिर हम क्या करें। इसकी इलनेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जब मेंगजू को देखते हैं तो खुद भी उसे फिर अपनी डॉटर इन लॉ मानने ही लगे थे। खैर वाकई में इसकी शक्ल इसके बेटे श्वांग की फर्स्ट वाइफ से मिलती थी। उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद से ही उनके बेटे की कंडीशन ख़राब। वेल अभी भी उसने मेंगजू को अपनी वाइफ लिंगर समझ के ही किडनैप करवाया था। उस बात के लिए मम्मी उससे अपोलोजाइज़ करती हैं। मेंगजू तो खुद भी एक साइकाइट्रिस्ट होती है, तो उसे सारी बात आसानी से समझ आ जाती है। अब होती भी साथ में इतनी काइंड है कि इसने फ़िलहाल के लिए अपनी वेडिंग को साइड पे रख के इनके बेटे का ट्रीटमेंट करने का ही डिसाइड कर लिया था। बाहर इन तीनों की भी एंट्री हो ही चुकी थी। हैरान कि आखिर मेंगजू को इतनी बड़ी रिच फैमिली क्यों कर पकड़ सकती है, कुछ तो दाल में काला है। मेंगजू ने सोच लिया था कि बस जैसे ही शुआंग की वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, वैसे सा ही फिर से इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसका इलाज करना है। उसे उम्मीद थी कि शायद वैसे ही वो ठीक हो जाएगा। इन स्ट्रेंजर्स को देख के शुआंग हैरान कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। तो वो बताते हैं कि हम मैंगुई को लेने आए हैं। और यहाँ पे ज़ेबू तो उसे ये भी कहने लगा था कि मेरी उससे शादी होने वाली थी और तुमने देखो उसे किडनैप करवा लिया, ये भी क्या बात हुई। ये अब उसे अपनी और लिंगर की कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम ऐसे कैसे उससे शादी कर सकते थे। इतने में ऊपर से मैंग्यू भी आ जाती है। ये अब उसे अपने साथ चलने को बोलने लगे थे कि ये सच नहीं है ना कि तुम इसकी वाइफ हो। वो चुप ही रहती है कि अब मैं क्या करूं, अपनी खुशी देखूं या फिर शुआंग की। अब तो ऑलरेडी मैंने मम्मी से भी इसके ट्रीटमेंट करने का प्रॉमिस कर लिया है, सो वो तो नहीं तोड़ सकती ना। तो वो अब उनके साथ वापस नहीं जाती। यहाँ पे उसकी बेस्टी भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है कि तुमने चोरी छुपे शादी कर ली थी और मुझे तक नहीं खबर होने दी। वह ये लोग तो फिर वहाँ से जाने ही लगते हैं। जिबू तो इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर गया था कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। इसे इमोशनल होता देख के शुआंग फिर इसे तसल्ली देने लगता है कि तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे शख्स के लिए कैसे रो सकती हो। ये अब जीबू को मैसेज करके इसकी इलनेस का बताना तो चाह रही थी, पर आगे से उसकी किसी और के साथ फ़ोटो देख के हैरान। शुआंग इसे एक कैटी से इंट्रोड्यूस करवाता है कि इसे हम दोनों ने ही पिक किया था। वो तो जाहिर है इसे अपनी वाइफ ही समझ के सारी बातें रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा होता है। इवन कि इसने खुद भी मैंगजू को अब अपने किड को लेके बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। वो तो बेचारी एकदम हैरान। दूसरी तरफ जिबू के पास उसकी एक को स्टार पेशाव को ही दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी ही उसे पसंद करती है। तो उसके ड्रंक होने का वो तो फिर पूरा पूरा फ़ायदा लेने का ही सोचती है। साथ में मैंगजू के खिलाफ भड़काने भी लगी थी कि वो तुम्हें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती। इसके बारे में अब तुम सोचना छोड़ ही दो, यही बेहतर होगा। शुआंग ने तो वाकई में किड वाली बात को सीरियसली ही ले लिया था। ये अब परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूँ, इसके चुंगल से कैसे बचूँ। इसलिए जल्दी से फिर इसे पीछा छुड़ाने के लिए मम्मी को कॉल करती है, जो कि वो पिक ही नहीं करने वाली थी कि ये अब इधर हमारे बेटे के पास ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, स्पेशली तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। मम्मी खैर भी इसकी हेल्प करने के लिए आ भी गई थी। वो बाद में इसकी ड्रिंक में कोई मेडिसिन वगैरह मिला के पिलाने के लिए भी दे देती हैं, और ये भी कहने लगी थी कि तुम आज रात स्टडी रूम में सो जाना। अब मेडिसिन का असर इस पे तो होने लग गया था। शुआंग के आते ही ये तो उसे हक कर लेती है।
मम्मी तो फिर इनकी आवाज़ें दरवाजे के बाहर ही सुन के खुश और फिर वहाँ से जाने की करती हैं कि मेरा प्लान तो कामयाब हो गया। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं, शुआंग का हमें एक फिर गैंगस्टर टाइप का करैक्टर ही दिखाया जाता है, जो कि इससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आई। इस जुआन को पता था कि उसकी वाइफ वाकई में मर चुकी है और वो रियलिटी को अपना भी चुका था। खैर ये तो उसे उसकी मेंटल इलनेस का बताने के साथ साथ ये भी कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आई हूँ। वो बिलीव नहीं करता कि तुम ज़रूर मेरी वाइफ बनने का प्रीटेंड ही कर रही हो ना मेरी मॉम के कहने पे। ये भी कह देती है कि हाँ और फिर क्या करूँ। अब फिर शुआंग उसे बताता है कि अच्छा तो फिर मेरे लिए एक और काम भी करो। मुझे शक है मेरे कज़न जुन चैन ने ही मेरी वाइफ का एक्सीडेंट करवाया था, सो क्या तुम उसे लेके इन्वेस्टिगेशन करा सकती हो। तो ये भी फिर अग्री करती है कि ठीक है। उस सब के लिए इसने मैंगजू को अपनी वाइफ रियल में ही बनने का कह दिया था कि उसे ज़रा भी शक मत होने देना कि तुम फेक हो। फिर इसने भी फिर उससे प्रॉमिस कर ही लिया था। अब नेक्स्ट हमें फिर जुन चैन को ही दिखाया जाता है। उसे जैसे ही लिंगर के वापस आने का पता चला था, वो तो भड़का हुआ कि वो तो मर गई थी ना, तो वापस ज़िंदा कैसे हुई। उसके बारे में ही अब फिर फुल इन्वेस्टिगेशन करवाने का सोचता है। उधर फिर हमें ज़िबू को ही दिखाया जाता है, जिसकी के शाओ के साथ वन नाइट स्टैंड हो चुकी थी। इस बात का रिपोर्टर्स को तो पता चल जाता है। इसे लेके उन्होंने बहुत सारी न्यूज़ छाप ही दी थी, जिसकी वजह से इसकी रेपुटेशन तो एकदम ख़राब होकर ही रह जाती है। अब जिन शोज़ में ये काम करने वाला था वो तो कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब ये बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। उसके टीवी शोज़ के इन्वेस्टर्स में से एक शुआंग की कंपनी भी थी। अब ये मैडम उसे जुनचैन का बताती है कि वो शुआंग का कज़न है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हथियाना भी चाहता है, सो क्यों ना तुम उसके साथ कोऑपरेट करो, हो सकता है एक दिन सब कुछ उसी का हो भी जाए। ये भी मान जाता है कि दुश्मन का दुश्मन तो फिर मेरा दोस्त ही हुआ ना। इधर शुआंग अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ चुका था, मीन क्रेजी वाली, और यहाँ पे वो तो इस बेचारी को हिलने भी नहीं देता कि बस तुम हर वक्त मेरे साथ ही रहोगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये साहब घर पे लिंगर को ही देखने आए थे। इसे तो खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या वो जिंदा है। अब बाकी एक बहाने से उसे साइड पे ला के उसका बर्थ मार्क चेक करने की कोशिश करता है। वह इसने तो फिर चीख चीख के सभी को ही यहाँ पे बुला लिया था। अब ये सारा सीन देख के अब शुआंग को तो इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारी मेरी बीवी के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। इवन के वो तो इसे एक ज़ोर का चांटा भी मार देता है। वेल अब इस पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर गया था कि वो बेचारा अपने सा मुँह लेके फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन साथ में इन्हें ये भी वार्न करके जाता है कि मैं तुम लोगों से अपना ये रिवेंज तो ज़रूर लेके रहूँगा। ये गुस्से में वहाँ से अब चलता बनता। नेक्स्ट वो मैंगजू को शॉपिंग कराने के लिए लेके आता है, जहाँ पे इसकी स्टेप सिस्टर लिन भी आई थी। वो तो इससे शुआंग का दिया कार्ड छीन ही लेती है कि मैं बस अपने ब्रदर इन लॉ के पैसों से शॉपिंग करूँगी, और रात को उसे मिलने का भी कह ही देती है कि तुम हमारे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। खैर इसने अभी के लिए तो उसकी बातों को इग्नोर ही कर दिया था और मैंगुई को बहुत सारी शॉपिंग करवा देता है। अब साथ ही साथ रात को लिन से मिलने जाने का भी इसने प्लान बना ही लिया था कि आखिर उसने मुझे क्या बताना है। अब ये तो इधर ज़ीबू को मैसेज करने की ट्राई करती है बट एक भी नहीं कर पाती। वेल उसने इसका नंबर ब्लॉक जो कर दिया था, तो इसलिए इसका कांटेक्ट उससे हो ही नहीं पा रहा होता। देन ये फिर अपनी फ्रेंड जून को मैसेज करती है कि मैंने फ़ेस टू फेस तुमसे बात करनी है, सो जब फ्री हो तो मुझे बता देना। वेल आज की रात ही इन दोनों ने भी फिर मिलने का प्लान बना लिया था। शुआंग को मैंगजू ने एक कॉफ़ी शॉप पे खुद को छोड़ने का कह दिया था कि मैंने अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है। अभी ये उसके घर भी जा रहा था, सो वो बाद में उसे वहीं पे मिलने का कह देती है। बेस्टी को सारी बात अब मैंगजू ने क्लियर कर दी थी कि शुआंग को मेंटल इलनेस है, सो उसे ठीक करने के लिए ही मुझे उसकी वाइफ बनने का नाटक करना पड़ रहा है। सो यार तुम तो नाराज़ मत हो ना। वो भी बात समझ जाती है। अब ये उसी के फ़ोन से ज़ीबू को कॉल मिलाती हैं। जो बातें उसने यू को की थी वो सारी इसे बताती हैं कि उस दिन आप लोगों को जस्ट फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई थी और कुछ नहीं। बस उस दिन फिर मैं आपको कुछ बता ही ना सकी। और साथ ही साथ उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अब पीछे से शाओ की आवाज़ सुन के हैरान कि क्या तुम किसी और लड़की के साथ हो। और बस फिर क्या था, इन दोनों की फिर कॉल डिस्कनेक्ट ही हो जाती है। शाओ ने तो फिर आइंदा इसे अब फिर मैंगजू से बात ना करने का ही कह दिया था कि वरना फिर मेरा क्या होगा। वैसे भी शुआंग के साथ वो खुशी होगी, तुम्हें जस्ट अपनी बातों में लगा रही है। ये भी उसकी बात पे विश्वास कर लेता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। इधर मैंगजू की स्टेप मम्मी पापा को लिन ने फिर बता दिया था कि वो आजकल क्या कर रही है।
खैर अब एक रिच पर्सन के साथ ही तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं होता कि हम भी फिर अमीर ही हो जाएंगे। शाम को फिर अब हमें इनके घर में ही दिखाया जाता है। ये मैडम तो उसे सड्यूस ही करने लगी थी कि बस ये तो मैंगजू को छोड़ के मेरा हो जाए, पर वो कोई ख़ास भाव नहीं देता कि मैं अपनी वाइफ लिंगर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसके अलावा और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तभी इसकी दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है जिसने लिन का फिर यहाँ पे गला ही पकड़ लिया था कि तुम कौन हो, मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो। ये सारी बात का बताती है कि तुम खुद ही तो मैंगजू यानी लिंगर के घर पे आए हो ना। उसका ये बिहेवियर देख के इसने अब वाकई में उसे क्रेजी समझ लिया था और उस पर गिव अप कर देती है कि ये जस्ट मैंगजू को ही सूट करता है, मुझे नहीं। मैंगजू के रूम में आके उसकी मम्मी की फ़ोटो भी देख लेता है। उसे पता चलता है कि वो लिन के डैड की मिस्ट्रेस की बेटी है। खैर इतने तक मैंगजू इसे लेने के लिए पहुंच आई थी और इसका हाथ पकड़ती बाहर आ जाती है। जून चैन के पास जीबू पहुंचा होता है कि प्लीज़ मुझे फिर टीवी शोज़ में कोई रोल दिला दो ना, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसे बता देता है कि लिंगर एक्चुअली में मैंगजू ही है। उसके पास तो उसके आइडेंटिटी के सारे एविडेंसेस मौजूद थे। अब हमें इनकी बातों से इतना भी पता चलता है कि जून का लिंगर को मरवाने के पीछे ये रीज़न था कि उसका गम लेके श्वांग खुद ही पीछे से मर जाएगा। सो फिर पूरी कंपनी पीछे से खुद ब खुद मेरे नाम ही हो जानी है। लिंगर को अगर वो ना मारता तो जस्ट श्वांग को मारने से सब कुछ पीछे से फिर उसकी वाइफ का ही हो जाना था। अब ये दोनों मिलकर ही काम करने का सोचते। इधर इन साहब में फिर से क्रेजीपन वाली पर्सनैलिटी धावा बोल ही चुकी होती है, जो कि इससे अपने लिए खाना भी बनवाती है। इसके साथ बैठे बैठे वो फिर दूसरे वाले श्वांग का सोचने लगती है जिसने इसे जुन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके क्लोज जाने का ही कह दिया था, और ये भी कि उसके यहाँ काम करने के लिए जाओ तभी कुछ हासिल कर पाओगी। वो मान तो जाती है लेकिन उसे डर था कि क्रेजी श्वांग ने कहा मुझे खुद से अलग होने देना है, वो तो हर वक्त बस मुझसे सब चिपका ही रहता है। रात को फिर बाकायदा इसने खुद खाना बना के इसे पार्टी दी थी कि जो मैंने काम कहा है बस वो कर दो, और हाँ मेरी वाली दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में सोचना भी मत, वो फिर खुद ही संभल जाएगी। जब ये अगले दिन जुन चैन के लिए इंटरव्यू देने आती है तब वहाँ शाओ भी बैठी थी। वेल डायरेक्टर जहंग ने तो मैंगजू की एबिलिटीज़ देख के उसे कल होटल में ही मिलने के लिए बुलवाया था, जो कि ये शाओ भी सुन ही लेती है। घर पे क्रेजी शुआंग की हालत ख़राब कि मेरी वाइफ कहाँ चली गई है, सुबह से अब तक मैंने उसे देखा ही नहीं, और बस फिर क्या था उसी के बारे में सोच सोच के यहाँ पे इसकी कंडीशन और ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, और साथ ही साथ वो तो बेहोश ही हो गया था। असल में ये अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा लव करता था, इसलिए उसके बिछड़ने के बाद से ना ये नहीं चाहता था कि जो भी अब मेरी लाइफ में आए वो मुझे यूँ छोड़ के चला जाए। मम्मी पापा अपसेट कि मैंगुई गई तो गई कहाँ, उसने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई ही नहीं। शाओ ने फिर जुन चैन के कहने पे उसे किडनैप कर लिया था कि तुम्हें अपनी वाइफ से मिलना है ना, चलो मैं ले चलती हूँ उधर। ये भी फिर फ़ौरन से मान जाता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मुझे उससे मिलना है। ये दूसरी तरफ होटल आ चुकी थी। वेल डायरेक्टर जहंग कोई बैड पर्सन नहीं है, सो वो मैंगजू को कुछ नहीं कहता, बल्कि वो तो खुद जुन चैन से रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे आया था, और साथ ही साथ उनके यहाँ जॉब भी कर ही रहा होता है। ये दोनों डील करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जून को हर हद तक इन्होंने डिस्ट्रॉय ही करना था। ये मैडम इसे लेके जुन चैन के पास ही पहुंच आई होती है। अब तो बस वो फिर जिस मौका की तलाश में था वो तो उसे मिल ही गया। यहीं पे वो मैंगुई के पेरेंट्स को भी लिए फिर रहा होता है, जो कि इसे बता देते हैं कि तुम्हारी वाइफ जो बन के रह रही है ना, वो लिंगर नहीं बल्कि हमारी बेटी ही है। ये सब उनसे कहलवाने के लिए जुन चैन ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था। वेल साथ ही साथ उन्हें ये धमकियाँ भी देते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को अब मार ही दूंगा। वो परेशान हो जाते हैं कि प्लीज़ हमारी बेटी को कुछ मत करना। वेल हालांकि ये स्टेप मॉम थी, फिर भी उन्हें अपनी बेटी का ख्याल था। ये अब उसे वार्न करता है कि देखो मैंगू ने तो तुम्हें धोखा दिया है ना, खैर उसे छोड़ो, कल ही भी शेयर होल्डर्स मीटिंग का अरेंज करके अपनी कंपनी मेरे नाम करवाओ, तभी मैं अब तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा और तुम्हारे मम्मी पापा को भी, वरना ये ना सोच लेना कि अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अभी के लिए वो इसे मैंगजू के पास ही लेके जाने का सोचता है कि तुम देख लेना कि वो कैसे किसी और पर्सन के साथ मिलके तुम्हें चीट भी कर रही है। इन दोनों की ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था जिसके पीने से इनकी हालत ख़राब। खैर वो कोई और नहीं बल्कि जुन चैन का ही आदमी था। इतने में ऊपर से वो साहब शुआंग को लेके पहुंच जाते हैं, और इधर आते ही उसकी कंडीशन ख़राब होने लगी थी। मीन के उसकी पर्सनैलिटी अब दूसरे पर्सन में कन्वर्ट होने ही वाली है। ये बात तो खैर मैंगुई के अलावा तो कोई जानता ही नहीं।
और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैंगजू के सामने ही वो फिर इसे नील डाउन होने को बोलने लगा था। असल में जुन मैंगजू को दिखाना चाहता था कि इस वक्त वही पावरफुल है। वेल शुआंग तो उसके किसी कहने में नहीं आता। अब ये साहब खुद उसके सामने इतराफ़ जुर्म करते हैं कि अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो फिर मैंने तुम्हारा वही हाल करना है जो कि तुम्हारी वाइफ का किया था। अब तो फिर इसे कंफर्म हो ही जाता है कि अच्छा तो लिंगर का मर्डर करने वाला यही है। वो तो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा ही करने लगता है। ये देख के दूसरा आदमी भागने की कोशिश करता है बट इसके हाथों फिर पकड़ा ही जाता है। अब शुआंग ने उसे विटनेस बनने का कह दिया था कि तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वो भी फ़ौरन से इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, जैसा आपने मुझे करने को कहा है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, प्लीज़ आप बस मुझे छोड़ दे। वो भी फिर मान जाता है। अब अचानक ही यहाँ पे उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। मैंगजू इसे संभालती है। वेल इसके बाद तो वो बिल्कुल ही ठीक हो गया था, जैसा कि उसने मैंगजू को पहले ही बताया था। जब तक मैं उस पर्सन को अंजाम तक नहीं पहुंचा देता जिसने मेरी वाइफ को मारा था, तब तक मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ। सो काम कंप्लीट होते ही ये अब सही भी हो गया। मैंगजू को तो इसके लिए बड़ी ही खुशी होती है। अब फिर हम कुछ दिन बाद फिर जुन को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। खैर उसकी हेल्प करने के लिए एक कुन नामी पर्सन आता है, उसके साथ भी शाओती। ये उसे अपने साथ शुआंग से बदला लेने के लिए कोऑपरेट करने को ही बोलने लगा था कि उसके बाप ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया था और मैं अब उसे करना चाहता हूँ। ये भी मान जाता है। इससे और भला किस चीज़ की ज़रूरत थी। ज़ीबू के तो आजकल हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे होते हैं। ड्रिंक कर करके उसने तो अपनी शक्ल तक बिगाड़ ली थी। अब तो उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते। मदद करने के लिए मैंगजू को कॉल करता है। उसके साथ अभी फ़िलहाल तो शुआंग ही बैठा था। वो भी फ़ौरन से तैयार हो जाती है कि चलो कम से कम ज़ीबू मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो था ना, सो उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। शुआंग भी उसके साथ चलने को कहता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें फिर दिखाया जाता है कि ये उसके पास पहुंच आई थी। अब उसने जितनी भी मनी उधार ली हुई थी ना, वो चुकाने के लिए शुआंग उसे बहुत सारे पैसे दे देता है और साथ ही साथ ये भी कहने लगा था कि आइंदा के बाद तुम मैंगजू को तंग बिल्कुल भी मत करना और ये पैसे मैं इसी वजह से ही तुम्हें दे रहा हूँ। ज़ीबू की बाद में जब शाओ पे नज़र पड़ती है तो हैरान कि तुम अब यहाँ पे कैसे। उसे इसके करैक्टर का अब जाके पता चला था कि कभी ये किसी के साथ होती है और कभी किसी के साथ, और वो भी जस्ट मनी के लिए। जुन चैन ने तो इसे भी ठिकाने लगाने का सोच लिया था कि ऐसे ही राह में टांगे अड़ाते फिरेगा। इधर मम्मी मैंगजू को अपने बेटे को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे देती हैं कि अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या बनता हमारा। और साथ ही साथ उन्होंने इससे अपोलोजाइज भी कर ही लिया था कि उन्होंने शुरू में उसके साथ अच्छा नहीं किया था, हमें उसे गलत ही समझा। ये आज उनके हाथ से चली ही जाती है तो जुन चैन के लिए इसे मारने का रास्ता आसान ही हो गया था। आखिर को अपनी बर्बादी का इससे भी तो उसका बदला लेना बनता था। ये घर आ चुकी थी। इसकी मम्मी की आजकल तबीयत बड़ी ही ख़राब रहती है। ये अब अपने मिलने वाले पैसों से उनका ट्रीटमेंट करवाने का सोच लेती। अब बाकी के काम तो बाद में होते ही रहेंगे ना। अब ज़ीबू के मरने की न्यूज़ भी इन लोगों ने देख ही ली थी। जुन चैन तो अपने आदमियों समेत इसे पकड़ने के लिए भी आ गया था। अब उन लोगों के जाते ही लिन जल्दी से शुआंग को कॉल करके सबका बता देती है कि कुछ करके मैंगजू को बचाओ। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। बाकी कौन आदमी है जो कि जुन की हेल्प कर रहा है, उसका डाटा भी इसने निकलवा ही लिया था। इसे अब उसकी कॉल आती है कि अगर मैंगजू को बचाना है तो हमारी बताई हुई प्लेस पे अकेले ही आओ। अगर पुलिस को बताया ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो फिर एक ही शर्त उनके यहाँ रखता है कि आप लोग मैंगजू को कुछ ना कहना जब तक मैं आप लोगों के पास आ नहीं जाता। वो भी मान ही जाते हैं। अब वेल नेक्स्ट हमें फिर इसे उनके पास ही दिखाया जाता है। वो समझ रहे थे कि हम बाजी जीत गए हैं, पर ना, इसने शाओ को पहले ही खरीद लिया था। वो तो करती भी जस्ट मनी के लिए ही काम है ना। अब इनके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो तो इसके पास ही होते हैं कि तुम लोग अब तो कभी बच ही नहीं सकते हो। इससे पहले कि कोई शुआंग को हर्ट करता, आगे से मैंगजू आ जाती है। अब शुआंग के बुलाए आदमी इन्हें पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगे थे। ये उससे पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो, तो वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी ही फिक्र करो। खैर इस अरसे में इन दोनों को अंदाज़ा हो ही गया था कि ये एक दूसरे से कितना लव करते हैं। तकलीफ़ में देखने का तो सोच भी नहीं सकते। आज तो फिर शुआंग इसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है एंड देन एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग भी निकाल के इसे पहनाते भी है। मैंगजू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखिए।